Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about लोकपाल and लोकायुक्त. लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में आज हम जानेंगे. So let's start. The authority that keeps a watch over all public officials, civil, judicial and military, so that they can function impartially and legally, that is in accordance with law, is called ombudsman. आपने ombudsman सुना होगा ये टर्म ombudsman. ठीक है, ombudsman को ही इंडिया में लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी अथॉरिटी, ठीक है, एक ऐसी अथॉरिटी जो वॉच रखती है, नजर रखती है, निगरानी रखती है ओवरऑल पब्लिक ऑफिशियल्स. पब्लिक ऑफिशियल जो सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक ऑफिशियल्स है, उन पर एक जो निगरानी रखती है, चाहे वो सिविल वर्क कर रहे हो, जुडिशियल से रिलेटेड काम कर रहे हो, ठीक है, न्याय व्यवस्था का काम कर रहे हो, मिलिट्री में, फोर्सेस में काम कर रहे हो, तो उन पर जो एक निगरानी रखती है अथॉरिटी, उन पर जो एक नजर रखती है, उन पर वॉच रखती है, वो अथॉरिटी को ombudsman कहते हैं. अथॉरिटी इन पे नजर क्यों रखती है? So that they function impartially and legally, ताकि वो पार्शियल होके, पक्षपात के बिना काम करें, और लीगली मतलब कानून के दायरे में रहकर वो काम करें. तो वो जो अथॉरिटी है जो नजर रख रही है, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स पे, कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं, निष्पक्ष होके कर रहे हैं, ठीक है, इम्पार्शली और लीगली कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उस अथॉरिटी को हम ombudsman कहते हैं. ठीक है, कहते हैं ombudsman. The ombudsman can act either on the basis of a complaint. तो ombudsman एक्शन कैसे लेता है? किसी कंप्लेन, किसी शिकायत के आधार पर, अगेंस्ट यानी अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई अनफेयर हुआ है एक्शन, या फिर सुमोटो. सुमोटो का मतलब हुआ दैट इज ऑन हिज हर ऑन इनिशिएटिव. मतलब ombudsman या तो कंप्लेन, किसी शिकायत के आधार पर कार्य कर सकती है, या फिर खुद से भी, अगर उन्हें किसी ऑफिशियल का जो काम है थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा लगता है, तो खुद से भी वो अपना काम कर सकते हैं. ठीक है, तो ombudsman या तो कंप्लेन पे एक्ट करेगा, और सुमोटो मतलब अपने खुद से. द ombudsman इन इंडिया इज कॉल्ड लोकपाल और लोकायुक्त. इंडिया में ombudsman को ही लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं. ठीक है, आपको मतलब समझ आ गया कि ombudsman क्या होता है, और इंडिया में ombudsman को हम लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं. अब हम समझते हैं लोकपाल के बारे में. द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC ऑफ इंडिया 1966 to 70 recommended the setting up of two special authorities, Lokpal and Lokayukt, for the redressal of citizens' grievances. ठीक है, सिटीजन्स की जो ग्रीवेंसेस है, नागरिकों की जो शिकायतें हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनका सुनने के लिए, उनका सोल्यूशन, उनका निवारण करने के लिए जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी, उन्होंने रिकमेंड किया था, उन्होंने, ठीक है, रिकमेंड किया था, सलाह दी थी कि दो स्पेशल अथॉरिटीज बनाई जाए, लोकपाल और लोकायुक्त, ताकि वो लोगों का, सिटीजन जो भारत के नागरिक हैं, उनकी शिकायतों को सुन पाए, उनका सोल्यूशन दे पाए. अब जैसे लोगों को कंप्लेन है किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट, किसी ऑफिसर के अगेंस्ट, वो ऑफिसर काफी हाई पोजीशन पे है, तो लोग उसके कंप्लेन किसे जाके करेंगे, किसे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सके, अपनी बात कह सके, तो उसके लिए लोकपाल बनाया गया था. ठीक है, तो हाई ग्रेड ऑफिसर्स हैं, उनके अगेंस्ट अगर किसी को शिकायत करनी है, उन्होंने किसी के साथ कुछ अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किया है, पावर का मिसयूज किया है, या कोई भी इशू है, तो उसके लिए कस्टमर की सिटीजन की ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए, उनको सोल्यूशन देने के लिए लोकपाल बनाया गया था. The Lokpal and Lokayukt Act 2013 provided for the establishment of four Lokpal for the Union and Lokayukt for the states. लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो था 2013 में, उसके अकॉर्डिंग
लोकपाल बनाया गया यूनियन के लिए, केंद्र के लिए, और लोकायुक्त स्टेट्स, राज्यों के लिए। ठीक है, लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर द स्टेट्स। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल। अब देखते हैं लोकपाल का स्ट्रक्चर क्या होगा। द लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन विद अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। लोकपाल में कौन कौन होगा? लोकपाल में एक चेयरपर्सन होंगे जो उसके मुख्य हैं, एक चेयरपर्सन विद अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 सदस्य हो सकते हैं। द मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। ठीक है, मैक्सिमम है 8। अब चेयरपर्सन कौन होने का, चेयरपर्सन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? द चेयरपर्सन शेल आइदर बी द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चेयरपर्सन जो है, जो मुख्य होंगे लोकपाल के, वो या तो पूर्व न्यायाधीश हो भारत के, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, पूर्व फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो। ठीक है, या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हो, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, or an eminent person having minimum 25 years of experience in public administration, vigilance law, या फिर एक एमिनेंट मतलब वेल नॉन फेमस पर्सन हो जिन्हें कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस हो, 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो, इतना तजुर्बा हो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस लॉ मतलब कानून की, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस लॉ, इसमें उनका मिनिमम 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो चेयरपर्सन अगर होना है लोकपाल का, तो या तो वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हो, या फिर पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, या फिर एक ऐसे एमिनेंट पर्सन हो, ऐसे प्रसिद्ध मुख्य व्यक्ति हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो जिन्हें एक्सपीरियंस हो या तो लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, विजिलेंस में कम से कम 25 ईयर्स का। ठीक है, लोकपाल के चेयरपर्सन के लिए। अब हमने देखा था कि एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। तो आउट ऑफ द मैक्सिमम 8 मेंबर्स, जो मैक्सिमम 8 मेंबर्स हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं, 50% शेल बी जुडिशियल मेंबर्स। उन मैक्सिमम 8 मेंबर्स में से 50% जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, 50% जुडिशरी से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे 8% है मैक्सिमम, तो कम से कम उनमें से 4 जो है वो जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। 50 members of the Lokpal should come from SC, STs, OBCs, minorities and women। और जो 50% मेंबर हो लोकपाल के, वो SC से, ST, OBC, माइनॉरिटी या वुमेन होने चाहिए। 50% जुडिशियल से होने चाहिए और 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या विमेन से होने चाहिए। ठीक है, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके। अब ये जो जुडिशियल 8 मेंबर्स हैं, इनमें से भी हो सकते हैं SC, ST, माइनॉरिटीज, वुमेन, उनमें से भी जुडिशियल मेंबर भी इन कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, द नॉन जुडिशियल मेंबर। अब जो नॉन जुडिशियल मेंबर है, 50% तो जुडिशियल होने चाहिए, जो नॉन जुडिशियल है, जुडिशियल नहीं है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन हो? द नॉन जुडिशियल मेंबर shall be an eminent person having minimum 25 years of experience in public administration, vigilance law and management। तो जो नॉन जुडिशियल मेंबर है, जुडिशियल नहीं है, उसे कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस, इतना तो तजुर्बा होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस में या फिर लॉ में, मैनेजमेंट में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। द जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल, जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होगी? The judicial member of the Lokpal shall either be the former judge of the Supreme Court or former Chief Justice of the High Court। अब हमने देखा नॉन जुडिशियल जो मेंबर हैं, उनको तो 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो लॉ में या विजिलेंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी फील्ड में।
लेकिन जो जुडिशियल मेंबर हैं 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए लोकपाल के, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है कि या तो वो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हो। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या थी? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे भी यही है, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। की चेयरपर्सन की थोड़ी ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए ना बाकी मेंबर्स के लिए, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, और जुडिशरी मेंबर के लिए, जुडिशियल मेंबर के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हो। और नॉन जुडिशियल मेंबर हमने देखा 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए लॉ मैनेजमेंट वगैरह में। These members are appointed by the president on the basis of selection committee. अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही करेंगे, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन, उनके सुझाव पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी जैसा बताएंगे प्रेसिडेंट को, वैसे वो इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति करेंगे। द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल shall be through a selection committee. सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा ये बता रहे हैं। ये सिलेक्शन कमेटी जैसे प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी, फिर वो लोकपाल के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष के जो अध्यक्ष हैं वो, ठीक है। तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है? पीएम, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर और विपक्ष के अध्यक्ष लोकसभा में, ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। इनके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, nominated by the Chief Justice of India and an eminent jurist to be nominated by the President of India on the basis of recommendation of the first 4 members of the selection committee. तो सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, ये 3 लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये 4 हो गए, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जज वो एक मेंबर हो गए सिलेक्शन कमेटी के, और एक एमिनेंट जूरिस्ट, एक जूरिस्ट है मतलब जिनके कानून के ज्ञाता होंगे, टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनको भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी। एमिनेंट जूरिस्ट को प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करेंगे, जो फर्स्ट 4 मेंबर है सिलेक्शन कमेटी के, उनके रिकमेंडेशन पे। फर्स्ट 4 मेंबर्स कौन है सिलेक्शन कमेटी के? प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज, जिनको नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी जगह पे। तो फर्स्ट 4 मेंबर्स कौन है सिलेक्शन कमेटी के? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको वो नॉमिनेट करेंगे। तो ये जो 4 मेंबर है, ये जो 4 मेंबर है, वो पांचवा मेंबर कौन है? एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है, जूरिस्ट है, कानून के ज्ञाता है, उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी। ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है ना, पीएम, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुझाव देंगे राष्ट्रपति को कि 5वें मेंबर नॉमिनेट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी का, और फिर उन 5वें मेंबर को भी राष्ट्रपति ही नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। और ये 4 मेंबर, 5वें मेंबर सिलेक्शन कमेटी के 5वें मेंबर जूरिस्ट को
ठीक है, नॉमिनेट करते हैं, तब रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट इस 5वें मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। सर्च कमिटी विल असिस्ट द सिलेक्शन कमिटी इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हमें काफी लोकपाल के लिए हमने मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, तो जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो कॉम्प्लिकेटेड, एक लेंथी प्रोसेस रहेगा। तो जो सर्च कमिटी है वो हेल्प करती है सिलेक्शन कमिटी को सिलेक्शन प्रोसेस में। हमने सिलेक्शन कमेटी के बारे में देख लिया, उनके मेंबर्स कौन कौन होंगे। सर्च कमेटी सिलेक्शन कमेटी की हेल्प करती है सिलेक्शन में। 50% of the members of the search committee shall be from SC, ST, OBC, minority, women. अब सर्च कमेटी की भी 50% मेंबर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या वुमेन के होने चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस कितनी है लोकपाल की? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकपाल चेयरमैन, जो लोकपाल के मुख्य चेयरमैन है, उनकी ऑफिस टर्म होती है 5 years और टिल द एज ऑफ 70 years, जो भी पहले हो, या तो 5 साल तक ड्यूटी करेंगे या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। ठीक है, तो ये है लोकपाल के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये प्रोसेस, लेकिन अगर आप इसे बार बार पढ़ोगे, धीरे से प्यार से समझोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमें देखने में, लेकिन 1-2 बार इसे पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में है। आई होप यू लाइक इट and understood about it. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you.